हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद देवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह पाश्चात्य कला की जानकारी हो या भारतीय कला की अथवा हो मूर्ति कला की जानकारी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मुगल शैली के विषय में, और मुगल शैली का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अकबर काल की कला, जो सबसे हम देखें तो लंबा पार्ट है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा चित्रकार हैं, सबसे ज्यादा ग्रंथों का चित्रण हुआ है और सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं ग्रंथों का अनुवाद भी हुआ है। कौन से चित्रकार ने किस चित्र को बनाया है, किस ग्रंथ का अनुवाद किसने किया है, किन किन ग्रंथों का अंकन हुआ है या चित्रण हुआ है, और किस ग्रंथ का चित्रण कब हुआ है, ये सब जानेंगे आज हम अकबर काल की कला के विषय में। और अकबर काल की विशेषताओं को जानते हुए हम संपूर्ण वीडियो को पूरा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और हाँ, शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, कुछ क्या, आज की वीडियो लंबी ही होने वाली है, क्योंकि अकबर काल का टॉपिक इतना छोटा नहीं है कि आप उसे दो चार शब्दों में या दो चार पृष्ठों में पूरा कर दें। और अगर दो चार पृष्ठों में पूरा कर दिया गया तो उसमें से बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें छूट जाएंगी जो आपके पेपर में आके आपको परेशान करेंगी। तो मुगल काल में हम देखें ना, तो एक रीढ़ जो है अकबर काल की कला को हम कह सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर सम्राट अकबर दिख रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको अकबर काल से जुड़ी हुई हर एक जानकारी पूरी डिटेल में देने वाली हूँ। एक ही वीडियो में आपको अकबर से जुड़े हुए जो कला में प्रश्न आते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बनी रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, तो वीडियो लंबी हो जाए तो भी आप देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं अकबर का पूरा नाम। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जब से ये जोधा अकबर सीरियल आया ना, तब से कम अकबर का नाम तो खैर पूरा याद हो गया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम था, और इनका जो चित्रण का समय रहा है, इनके शासनकाल का समय रहा है, तो 1556 से 1605 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया भारत की गद्दी पर। जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, इनके पिता का नाम हुमायूं था। हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहता है, और उसी के समय में कला का विकास, उत्कर्ष, और हम कह सकते हैं एक अच्छी स्थिति में कला का आना अकबर के समय में होता है। जबकि स्वर्णकाल किसके समय में था, आप बताएंगे? भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल, अगर हम कहें मुगल काल में स्वर्णकाल किसके समय में था? चलिए आप कमेंट में बताइए। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म हुमायूं के प्रवास काल में 1542 ईस्वी में अमरकोट के किले में राजा वीर शाल के यहाँ हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि 1540 में शेरशाह सूरी से, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि शेरशाह सूरी से हुमायूं हार जाता है और ईरान की तरफ जाता है। तो उसी समय रास्ते में वो राजा वीर शाल के यहाँ रुकता है, जो कि अमरकोट के राजा थे, और यहीं अकबर का जन्म होता है। तो अकबर एक ऐसा शासक है जिसका जन्म उसके अपने घर में नहीं हुआ था। ठीक है, 1542 में एक हिंदू राजा बीर साल के घर में अकबर का जन्म होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में इनके एक मंत्री थे बैरम खां के संरक्षण में शासक बन जाता है, क्योंकि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और 13 वर्ष की आयु में अकबर जो है गद्दी पर बैठ जाता है। और एक चीज यहीं पर बता दूं, अकबर जो था पढ़ा लिखा राजा नहीं था, मतलब एक अशिक्षित शासक था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं। अकबर ने 1558 में मुगल शैली की स्थापना की। हम लोग पिछली बार देख के आए कि मुगल शैली की नींव हुमायूं ने डाली थी। ये क्यों माना जाता है, मैंने बताया भी था कि हमजा नामा का चित्रण हुमायूं ने आरंभ करवा दिया था, इसलिए मुगल शैली की नींव हुमायूं को माना जाता है। और 1558 ईस्वी में मुगल शैली की स्थापना करवाकर चित्रण कार्य प्रारंभ करवाने वाला कौन था? तो अकबर था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर ने चित्रण के लिए चित्रशालाएं, मतलब कारखानों का निर्माण करवाया। ठीक है, चित्रशालाएं स्थापित करवाई जहां पर चित्रकार काम करते थे। ठीक है, कुछ चित्रशालाओं का समय रहा है मेनली, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे पूछ लिया जाए ये चित्रशाला कहाँ बनी, ये चित्रशाला का निर्माण कहाँ हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आती है आगरा में जो चित्रशाला अकबर ने बनवाई 1558 में, जहां से चित्रकला की शुरुआत होती है। ठीक है, 1558 में बनवाई थी, और ये कहाँ कितने समय तक रही थी? ये 1512 नहीं है, माफ करना यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर 1572 है, इसके लिए माफ करना। 1572 ईस्वी के मध्य यहाँ पर काम हो रहा था, यहाँ पर इस चित्रशाला का निर्माण हुआ था। फिर एक फतेहपुर सीकरी में बनवाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका समय रहा 1572 से 1585 ईस्वी। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है। लाहौर, लाहौर में इसकी स्थापना इन्होंने 1585 से 1601 ईस्वी के मध्य करवाई। फिर 2 साल का गैप देके आगरा में फिर 1603 से 1605 के मध्य एक चित्रशाला की स्थापना करवाई। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ये जो आपको पढ़ा रही हूँ, इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। निवेदिता आर्ट्स करके टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो उसकी मैं पूरी पीडीएफ बना के दे दूंगी, तो आप लोग वहां पर जाके इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। अब हम अकबर काल के प्रमुख चित्रकारों के विषय में देख लेते हैं। देखिए, अकबर से संबंधित जानकारी हमने देख ली, विकास, जन्म जो भी है वो अकबर के समय में हुआ, तो सब अकबर के समय में हुआ। अब हम प्रमुख चित्रकारों के बारे में जब हम देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ कई ग्रंथों में चित्रकारों का अलग अलग उल्लेख मिलता है। किसी ने कहा अकबर के काल में कितने चित्रकार काम करते थे, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो सबको देखते हुए चलेंगे। और कहाँ से पूछ लिया जाए ये भी मैं बताऊंगी। आईने अकबरी में अबुल फजल लिखता है कि अकबर ने 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति की थी, जो फतेहपुर सीकरी की चित्रशाला में काम करते थे। अभी मैंने बताया कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी चित्रशाला की स्थापना की थी, और वहां पर काम करने वाले जो चित्रकार थे 100 से अधिक चित्रकार थे। ये कौन लिखता है? आईने अकबरी में अबुल फजल ने ऐसा लिखा। फिर कुछ ग्रंथ हैं जिनमें चित्रकारों की संख्या बताई गई है। तो सबसे पहले आता है वाकयाते बाबरी, याद रखना, वाकयाते बाबरी, जिसमें कुल 22 चित्रकारों का उल्लेख है। कितने चित्रकारों का उल्लेख है? 22 वाकयाते बाबरी में, याद रखना। ठीक है, जिसमें 19 हिंदू चित्रकार और 3 मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। किसमें? वाकयाते बाबरी में। फिर आता है बाबरनामा। बाबरनामा में 148 चित्रकारों का उल्लेख किया गया कि उन्होंने कहा 148 चित्रकार यहाँ पर काम करते थे। और सबसे ज्यादा जिसके पूछे जाते हैं वो है आईने अकबरी। अभी हमने देखा वाकयाते बाबरी, आईने अकबरी सबसे ज्यादा प्रमाणित या इसके सबसे ज्यादा चित्र पूछे जाते हैं। कितने चित्रकार थे? तो आईने अकबरी के अनुसार 17 चित्रकार थे, टोटल 17 थे, और जिनमें 13 हिंदू और 4 मुस्लिम चित्रकार अकबर के दरबार में प्रमुख काम करने वाले चित्रकारों में माने जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आईने अकबरी में 17 कुल और 13 हिंदू 4 मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। तो जो हिंदू चित्रकार थे उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है दसवंत, बसावन, खेमकरन, माधव, सांवला, तारा, हरवंश, केशव या केशु, लाल, मुकुंद, जगन, महेश और राम। तो ये आपके 13 हिंदू चित्रकार जो कि अकबर के काल में काम करते थे, इनको आपको ध्यान रखना है। फिर मुस्लिम चित्रकारों की बात आती है, तो मीर सैयद अली जुदाई जिनका आगे नाम था, और अब्दुल समद सिराजी। अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली अकबर की चित्रशालाओं के हम कह सकते हैं प्रधान चित्रकार रहे थे। ठीक है, फिर मिस्कीन और फारूक बेग, ये 4 चित्रकार जो हैं किसके समय में? अकबर के समय में मुस्लिम चित्रकार थे। 13 हिंदू थे, 4 मुस्लिम थे। आपको ध्यान रखनी है ये चीज। अब चित्रकारों से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। याद रखिएगा कि चित्रशाला का प्रमुख चित्रकार या चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली व अब्दुल समद शिराजी थे। किंतु हिंदू चित्रकारों का कार्य श्रेष्ठ बताया गया। प्रमुख तो अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली थे, लेकिन कार्य किसका श्रेष्ठ बताया गया? तो हिंदू चित्रकारों के कार्य को श्रेष्ठ बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अकबर के समय कितने गुजराती चित्रकार कार्य करते थे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो भाई सीधा बता देंगे हम कि 6 गुजराती चित्रकार कार्य करते थे। अकबर काल में प्रथम या अग्रणी चित्रकार कौन था? सीधा ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको समझ में मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रणी चित्रकार जो कौन था? तो वो दसवंत था। अगला जो पॉइंट बनता है, अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो बसावन जो था सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था अकबर के काल का। और अकबर के समय का मीर मुसव्विर या प्रधान चित्रकार या अध्यक्ष कौन था? तो मीर सैयद अली था, और बाद में अब्दुल समद बन जाता है। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी
दोनों जो है अध्यक्ष चित्रकार थे। और अकबर काल का प्रमुख पक्षी चित्रकार कौन था, तो यहाँ लिखा है मिस्कीन। ठीक है, कौन? मिस्किन जो था अकबर काल का प्रमुख पक्षी चित्रकार था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जहांगीर काल का प्रमुख पक्षी चित्रकार कौन था, आपको बताना है। चलिए, अब हम चित्रकारों के विषय में डिटेल से देखेंगे कि जो चित्रकार आपके पेपर में पूछे जाते हैं उनसे डिटेल में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले आता है दसवंत। दसवंत हिंदू पौराणिक ग्रंथों का चितेरा था, मतलब हिंदू पौराणिक ग्रंथों को बहुत अच्छा बनाता था। दूसरी बात, ये भयंकर राक्षसी आकृतियां बनाने वाला चित्रकार था। लास्ट टाइम आया था हनुमान जी को किसने चित्रित किया, तो सही करवाया था दसवंत, तो ये भी याद रखना। अकबर कालीन अग्रणी चित्रकार, ऊपर आप देख कर आए कि अकबर कालीन अग्रणी चित्रकार कौन था, तो दसवंत था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने दसवंत के विषय में लिखा है कि अकबर ने दसवंत की कृति रज्मनामा को मील का पत्थर कहा है। अब ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है कि मील का पत्थर किसकी कृति को कहा गया है या किसने कहा है, तो याद रखो दसवंत की कृति रज्मनामा। रज्मनामा मतलब दसवंत ने रज्मनामा में चित्रण किया है, हिंदू पौराणिक ग्रंथ है। आप तब तक यहाँ पर बताओ कि रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं, दसवंत के चित्र रज्मनामा के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं मिलते। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले कि किस चित्रकार के चित्र रज्मनामा के अलावा कहीं नहीं प्राप्त होते, तो आप बता दोगे कि भाई रज्मनामा के चित्र तो आपके दसवंत के चित्र रज्मनामा के अलावा कहीं नहीं मिलते। रज्मनामा में दसवंत के 24 चित्र मिले हैं। कितने मिले हैं? 24 मिले हैं। क्वेश्चन यहाँ पर एक पॉइंट आपको दे देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर सारी चीजें वही है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी कहानी सुनाना या पूरा इधर उधर का लिखना ये मैंने नहीं किया है, तो आपको जो ओरली बताना है वो मैं समझा दूंगी। बाकी ये एक एक पॉइंट आप जब तक आपको पीडीएफ न मिले या कुछ न मिले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले, और या तो आप नोट डाउन करते रहिए, कॉपी ले लीजिए और नोट करके रख लीजिए इनको। ठीक है, जिसमें से दसवंत ने 10 चित्रों पर, यहाँ श लिखा है, यहाँ लिखा है 10 चित्रों पर दसवंत के हस्ताक्षर मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और यहीं से क्या हुआ, चित्र पर हस्ताक्षर की परंपरा चालू होती है। ईरानी शैली में थी ना चित्र पर चित्रकार की हस्ताक्षर की परंपरा, और यहाँ इसने भी कर दिया। ठीक है, तो अबुल फजल के अनुसार दसवंत एक कहार का बेटा था। ये यहाँ भाई किसी जाति या किसी से लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन आता है कि दसवंत किस जाति का था, तो यहाँ याद रखना कहार जाति का था, मतलब एक कहार का बेटा था जो अब्दुल समद की देख रेख में उत्कृष्ट कलाकार को के रूप में निखर पड़ा। मतलब इसने कला किससे सीखी, तो अब्दुल समद के देख रेख में अब्दुल समद से इसने कला सीखी। और दसवंत मुगल शैली में कार्य करने के पूर्व जयपुर शैली की अरेमाई शैली में काम करता था। एक चीज और याद रखना, इसने आत्महत्या कर ली थी, दशवंत ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसा कहते हैं कि ये पागल होकर आत्महत्या करने वाला था, मतलब किया था इसने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दशवंत ने आत्महत्या की थी। अगला आता है चित्र। दशवंत के चित्रों में आप अगर देखेंगे तो घायल बंदर आता है, और दूसरा इसके चित्र जो मिलते हैं, घायल बंदर मिलता है और तोते की माँ बच्चे को लोमड़ी से बचाते हुए, या तोता तथा लोमड़ी, तोते तथा लोमड़ी चित्र किसका है, तो दसवंत का चित्र है। ये चाहे तो नोट डाउन करें, चाहे तो याद करें, पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी ही है। और हाँ जी, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे ऐसी ही आपको पूरी डिटेल में वीडियो मिलने वाली है। फिर आता है बसावन। बसावन व्यंग्य चित्रकार और अकबर काल का कार्टूनिस्ट, मतलब इसने व्यंग्य चित्र बनाए हैं। जैसे देखेंगे ना तो एक तरफ झुकी हुई आकृतियों को बना देता था ये, तो ये भी ध्यान रखना। ये शबीह चित्रकार था। अकबर कालीन शबीह चित्रकारों में कौन गिना जाता है, तो ये सबसे बड़ा शबीह चित्रकार कौन था, बसावन था। ठीक है, बसावन अकबर काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। वह चित्रकला के सभी रंगों की जानकारी रखता था। वो चित्रकला में जो जितने भी रंग होते हैं सभी की जानकारी रखता था। बसावन रेखांकन रेखांकन में सिद्धहस्त था। ठीक है, यहाँ में मिस हो गया। बसावन जो था रेखांकन में सिद्धहस्त था। रंगांकन छवि चित्र में बसावन की आकृतियां, बसावन जो था छवि चित्र में, रंगांकन में, रेखांकन में, हम कहें हर चीज में सिद्धहस्त था। मेनली रेखांकन बहुत अच्छा करता था, मतलब ये तीनों काम कर लेता था। अकबर के काल में 3 चित्रकार काम करते थे एक चित्र बनाने के लिए, लेकिन बसावन सब कर लेता था। ठीक है, और बसावन की आकृतियां मैंने बताया था ना आगे की ओर झुकी हुई बनाई गई हैं, ये झुकी हुई आकृतियों को बनाता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
प्रमुख चित्रित ग्रंथों की हम बात करें तो आईने अकबरी या अकबरनामा किसके समय में चित्रित हुआ भाई? चित्रित ग्रंथ ये अकबर काल के चित्रित ग्रंथों की बात हो रही है। तो इसने किसमें काम किया बसावन ने? तो अकबरनामा को इसने चित्रित किया, रज्मनामा को अकबर बसावन ने चित्रित किया, दरोबनामा को बसावन ने चित्रित किया, या दरबारनामा को, और बहारिस्तानी जामी या तिमूरनामा तैमूरनामा, बहारिस्तानी जामी को और तिमूरनामा तैमूरनामा, इन ग्रंथों में बसावन ने चित्रण किया। किन किन में? आईने अकबरी, रज्मनामा, दरोबनामा या दरबारनामा, बहारिस्तान जामी और तिमूरनामा या तैमूरनामा नामक ग्रंथ को बसावन ने चित्रित किया है। तो अब इसके प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं, बसावन के प्रमुख चित्रों को। इसके इंपॉर्टेंट है चित्र, क्योंकि कई बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। भाई अकबर काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार इसे माना जाता है, अग्रणी भले दसवंत हो लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो आपका बसावन जो है सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, इसलिए इसके चित्रों को आपको याद करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चित्र इसका सलीम का जन्म। अब ये सलीम, शेख सलीम, आपके जो सम्राट अकबर के पुत्र सलीम के जन्म को किसने चित्रित किया? बसावन ने चित्रित किया। जाहिर सी बात है, सबसे अच्छे चित्रकार से ही चित्र बनवाएगा ना अकबर। अगला है राजा दशरथ का पुत्रैष्ठ यज्ञ, मतलब पुत्र प्राप्त करने के लिए दशरथ का यज्ञ जो था, राजा दशरथ ने राम भगवान के जन्म के लिए जो यज्ञ किया था, उसका चित्रण भी आपके बसावन ने किया है। एक कृषकाय घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में मजनू। ये मजनू बड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसके आगे जब आप देखेंगे एक चित्रकार ने और मजनू पर चित्रण किया है। तो याद रखना कि दसवंत ने एक, बिल्कुल हम अपनी भाषा में कहे ना तो मरियल घोड़े के साथ मरियल घोड़े के साथ निर्जन में मजनू, लेकिन याद रखना कृषकाय आएगा, ठीक है। कमजोर घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में मजनू का चित्रण किसने किया? तो बसावन ने किया है। बहारिस्ताने जामी का शेख संत की बातचीत बहारिस्ताने जामी और शेख संत की बातचीत का चित्रण किसने किया? तो आपके बसावन ने किया है। एक और चित्र है अकबर शेर का शिकार करते हुए, दसवंत के द्वारा बनाया गया चित्र है। अकबर हवाई हाथी को देखते हुए, दसवंत के द्वारा बनाया गया चित्र है। मगरमच्छ द्वारा पकड़ा गया अर्जुन, यह भी आपका दसवंत के द्वारा, सॉरी, बसावन के द्वारा बनाया गया चित्र है। यहाँ अगर दसवंत बोल दिया तो माफ करना, बसावन के द्वारा बनाया गया चित्र है। और अर्जुन, जो आप यक्ष वाली कहानी सुनते हैं, तो जो ये मगरमच्छ वाली कहानी है, ये यक्ष की कहानी है। आप लोगों को पता होगा कि जब अर्जुन जाते हैं तो उनको एक यक्ष मिलता है तालाब में, वो मगरमच्छ के रूप में आता है, तो उनका पैर पकड़ता है। फिर अर्जुन उसके प्रश्नों का जवाब देते हैं, जिससे उनके भाइयों को बाद में जीवित करता है। बड़ी लंबी कहानी है, और इसको चित्रित किसने किया? तो बसावन ने चित्रित किया है। एक पथरीले परिदृश्य में चीता का चित्रण किसने किया? तो बसावन नामक चित्रकार ने ही पथरीले परिदृश्य में चीता का चित्रण किया। ये सारे चित्र आपको अकबर काल में मिलते हैं। इसके बाद जो चित्रकार है मीर सैयद अली जुदाई, जो कि आप लोगों को पता है कि हुमायूं के समय में भारत आया था, और ये ग्राम्य व नगरीय दृश्यों का चित्रण करने में बहुत सिद्धहस्त था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आया किसके समय में था और प्रसिद्ध किसके समय में हुआ। तो आया ये आपके हुमायूं के समय में और प्रसिद्ध हुआ अकबर के समय में। इसकी शिक्षा बेहजाद से हुई थी। तो इसके गुरु कौन? कमालुद्दीन बेहजाद। ये कवि भी था और लेखक भी था और चित्रकार भी था, मतलब कविताएं लिखता था, कहानियों को भी लिखता था और चित्रकारी भी करता था। मीर सैयद अली ईरान की सफवी शैली का प्रमुख चित्रकार था। अब ईरान में एक सफवी शैली थी, क्योंकि ये यहीं रहने वाला था ना ईरान का, तो यह भी सफवी शैली का प्रमुख चित्रकार था। और इसके पिता मीर मंसूर, जो कि सुल्तानिया शाह के दरबार में प्रमुख चित्रकार के रूप में काम करते थे। तो ये मीर सैयद अली के विषय में जानकारी है। आगे इसके विषय में और देखते हैं। और हम इसके विषय में जब देखेंगे ना, जो इससे प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम देख लेते हैं। मीर सैयद अली हुमायूं के साथ भारत आया था, मैंने शुरू में ही आपको बताया, ये पॉइंट मैंने लिख भी दिया ताकि आप याद रखो। अकबर काल में इसने ईरानी व भारतीय शैलियों के सम्मिश्रण से मुगल शैली को जन्म दिया। तो मुगल शैली का जन्मदाता किसे हम मानेंगे? आपके मीर सैयद अली को मानेंगे, ठीक है। मीर सैयद अली जुदाई को अकबर काल में, या हम कहें मुगल शैली का जन्मदाता मानेंगे। किसे? जन्म किसके समय हुआ? तो अकबर के समय हुआ। जन्मदाता कौन था? तो मीर सैयद अली था। अकबर काल में चित्रशाला का प्रधान चित्रकार या मीर मुसव्विर, जिसे मीर मुसव्विर मतलब प्रधान चित्रकार, कौन था? तो मीर सैयद अली था। भाई मीर मीर याद रखना। मीर सैयद अली
वास्तविकता में दरबारी जीवन की अपेक्षा ग्रामीण जीवन के दृश्यों को चित्रित करने का के साथ साथ दैनिक जीवन का अंकन करने में अधिक रुचि रखता था, ये भी हम कह सकते हैं, या अधिक उसने अंकन किया है। ठीक है, तो मीर सैयद अली ने दरबारी जीवन की अपेक्षा ग्रामीण व नगरीय दृश्यों के साथ साथ दैनिक जीवन का अंकन अधिक किया है। अगला बनता है, मीर सैयद अली एक कवि व सुंदर सुलिपि लेखक भी था, यह भी आपको याद रखना है। इसे जुदाई उपनाम इसलिए मिला क्योंकि ये शायरी जुदाई उपनाम से लिखता था। ठीक है, जुदाई उपनाम से इसने शायरियां लिखी हैं या कविताएं लिखी हैं। इसके अनेक चित्र हमें किस ग्रंथ में मिलते हैं, तो खमशा निजामी ग्रंथ में इसके बहुत सारे चित्र हमको देखने को मिलते हैं। मैंने कहा था ना, मजनू, ये मजनू बड़ा परेशान करेगा। कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू बनाया दसवंत ने, और मजनू का जन्म बनाया मीर सैयद अली ने। लैला के सामने जंजीरों में बंधा मजनू, ये भी किसने बनाया, तो मीर सैयद अली ने बनाया। आप लोगों को याद होगा कि लैला मजनू की कहानी है एक, और बड़े बहुत सारे गाने भी बन रखे हैं लैला मजनू पे। तो लैला मजनू एक लोक कथा है जिसके ऊपर चित्रण किसने किया, तो मीर सैयद अली और बसावन ने किया है। बहराम तथा गडरिये का चित्र इन्होंने बनाया है। मीर मंसूर की सभी इसी ने बनाई है। जामीकृत आप्त औरंग चित्रावली आपके मीर सैयद अली की है। और शेर मानव का शिकार करते हुए, मानव शेर का शिकार करते हुए नहीं, शेर मानव का शिकार करते हुए चित्र किसने बनाया है, तो मीर सैयद अली के द्वारा बनाया। इसके बाद आते हैं ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। सीरी कलम की उपाधि इनको दी गई थी। क्यों दी गई थी, क्योंकि ये बहुत अच्छा चित्रण करते थे और कैलीग्राफी बहुत अच्छी करते थे। तो इनको किसकी उपाधि दी गई थी, सीरी कलम की। ये पशु चित्रकार थे, मेनली ये पशु चित्रण करता था। इनको उपाधियां कौन कौन सी मिली थी, तो दीवाने मुल्तान, शीरी कलम, और ये दो उपाधियां इनको इनके कार्य के अनुसार मिली थी। ठीक है, ये दीन इलाही धर्म का अनुयायी था। आपको बताना है कि दीन इलाही धर्म चलाया किसने था, जिसका ये अनुयायी था। क्वेश्चन आ जाए कि किसके समय में चला था, तो आपको बताना है। अब अब्दुल समद के विषय में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। अब्दुल समद का जन्म सीराज ईरान में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यह अपनी सुलिपि के लिए बहुत विख्यात था, मतलब कैलीग्राफी के लिए बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा काम इसने किया है। लेकिन चित्रकार के रूप में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हुमायूं व अकबर ने चित्रकला की शिक्षा किससे ली, तो अब्दुल समद सीराजी से ली। सीराजी इसकी सीरी कलम की वजह से आगे लगा है। ठीक है, यह अब्दुल समद का पुत्र शरीफ व अकबर का पुत्र सलीम, शरीफ सलीम दोनों क्या थे, सहपाठी थे, मतलब एक साथ में पढ़ते थे। और अकबर 1561 में अब्दुल समद को फतेहपुर सीकरी की टकसाल का अध्यक्ष बनाता है। यहाँ पर कुछ डिजिट गलत हैं जिन्हें आप सुधार लीजिएगा। क्या है, 1561 में, ठीक है, 7 यहाँ पर अलग है। 1561 में इसे टकसाल का मतलब जहां पर सिक्के बनाए जाते थे, टकसाल होता है जहां पर सिक्कों का निर्माण होता है। और चित्रशाला, या हम कहें चित्रशाला या कार्यशाला, तो वो जहां पर चित्रों का निर्माण होता है। तो टकसाल का अध्यक्ष कब बनाया, तो 1561 ईस्वी में बनाया। किसने बनाया, अकबर ने बनाया। अब्दुल समद किस शैली का चित्रकार था, तो शिकस्त शैली का चित्रकार था। ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए वन लाइनर साबित होने वाला है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लेने हैं। अगला है, हमजानामा के चित्रण में अकबर ने 50 से अधिक चित्रकारों को नियुक्त किया था। हमजानामा जिसका चित्रण किसके समय में शुरू हुआ था, आप बताइए कमेंट में। हमजानामा का चित्रण किसके समय में शुरू हुआ, पूर्ण तो अकबर के समय में हुआ, हम बता देते हैं आपको। जिनका निर्देशन किसने किया था, तो मीर सैयद अली ने इसका निर्देशन किया, और बाद में अब्दुल समद ने निर्देशन किया। क्यों भाई, कि पहले मीर सैयद अली कर रहे थे और बाद में अब्दुल समद सिराजी ने इसका निर्देशन किया। अब्दुल समद फतेहपुर सीकरी का मीर मुसव्विर या प्रधान चित्रकार कहा जाता है, या प्रधान चित्रकार था। ठीक है, इसके बाद आता है फारूक बेग। ये अकबर काल का मुगल चित्रकार है। यह 1580 के आसपास काबुल से भारत आया था, और इसकी शैली पर मध्य एशियाई तथा ईरानी प्रभाव था। ठीक है, मध्य एशिया का और ईरानी शैली का प्रभाव किसकी शैली पर दिखता है, फारूक बेग का। किंतु बाद में ये अपनी निजी शैली विकसित कर लेता है और अपने तरीके से चित्रण करने लगता है। भाई शुरू शुरू में आया तो इसके ऊपर उनका प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे से समझ में आया कि हमें अपने तरीके से काम करना चाहिए, तो इसने अपनी शैली में काम करना शुरू कर दिया। जहांगीर काल में इसकी शैली पर दक्षिणी शैली का प्रभाव आ गया। भाई बड़ा रंग बदलू था ये, पहले ईरानी फिर एशियाई और बाद में अपनी निजी और इसके बाद
दक्षिणी शैली का प्रभाव जहांगीर के काल में आता है, मतलब फारूक बेग जहांगीर के काल में भी काम करता था। अकबर काल में इसके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों की हम बात करें तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की छवि इसने बनाई, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में रखी हुई है। और एक बाज ले जाते युवा सरदार, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, याद रखना, भूलना नहीं है। ये किसने बनाया? तो फारूक बेग के द्वारा बनाया गया है। अगला जो हमारा चित्रकार है वो है, अगला जो पॉइंट है, चित्रकार नहीं पॉइंट है, वो है अकबर कालीन चित्रित ग्रंथ। अकबर के समय में कौन से प्रमुख ग्रंथों का चित्रण हुआ है, इनके विषय में हम जानेंगे। हमजानामा अकबर कालीन प्रथम चित्रित ग्रंथ है, अकबर के समय का सबसे पहला चित्रित ग्रंथ, और अगर हम कहें मुगल काल का प्रथम चित्रित ग्रंथ तो भी आपका हमजानामा होगा। इसके चित्रण का समय क्या रहा? तो 1556 में भाई वो गद्दी पे बैठता है, 2 साल उसको सबको समेटने में लगता है, समझने में लगता है कौन चित्रकार है कौन क्या है। 2 साल बाद वो शुरू करवा देता है। 1558 में उसने चित्रण शुरू करवाया था और 1573 ईस्वी में इसका चित्रण पूर्ण हो गया था हमजानामा का। ठीक है, हमजानामा में बीरबल की साहसी कहानियों का अंकन है, ये आप लोगों को पता है। भाषा क्या थी? जो लिखा हुआ है उसकी भाषा फारसी थी। धरातल सूती कपड़ा ही रहा, उसने सूती कपड़े पर ही इसका अंकन करवाया था, याद रखना। अगर आकार की बात आए तो 28 बाई 22 इंच, ठीक है, या 68 बाई 50 या 52 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 68 बाई 50 या 52 सेंटीमीटर इसकी माप थी। तो ये दोनों है, इंच और सेंटीमीटर दोनों में मैंने बता दी, अगर दोनों में से कोई भी आए तो आपको ध्यान रखनी है। कुल कहानियां यहाँ इसमें कितनी चित्रित की गई? तो 360 कहानियों का अंकन यहाँ पर मिलता है। कुल चित्रों की बात करें तो कहीं 2400 मिलता है, कहीं 1400 मिलता है। दोनों आपको याद रखने होंगे कि 2400 या 1400 जो भी है, मोस्टली 1400 ज्यादा सही करवाया जाता है, बाकी 2400 भी मिलता है, 1400 भी मिलता है, तो दोनों मैंने आपको बता दिए। जो बचे हुए चित्र कितने हैं? तो 150 चित्र शेष हैं। अभी इनका संग्रह भी मैं आगे आपको बता दूंगी। ठीक है, कितने चित्र शेष है? 150 चित्र शेष हैं। हमजानामा मुगल काल का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, मैंने बता दिया। हमजानामा की हस्तलिपि पर चित्रांकन किसने किया? तो मीर सैयद अली ने किया। भाई अकबर के समय का है ही है, ये हुमायूं के समय का भी था, तो मीर सैयद अली जुदाई ने हस्तलिपि चित्रांकन किया। हमजानामा एकमात्र सूती कपड़े पर चित्रित ग्रंथ है। हमजानामा का चित्रण हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूर्णतः ये पूर्ण हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो हमजानामा के 150 चित्र हैं, इन चित्रों का संग्रह भी हमको मिलता है। तो अलग अलग यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कितने चित्र कहाँ संग्रहित है, ये पूछ लेता है। कि मान लीजिए पूछा 61 चित्र कहाँ संग्रहित हैं, तो याद रखना वियना संग्रहालय ऑस्ट्रिया में हमजानामा के 61 चित्रों का संग्रह है। वहीं 25 चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय कैंगस्टन लंदन में संग्रहित है। 15 चित्र अमेरिका संग्रहालय में संग्रहित है। भाई ऐसे लग रहा है कि हमजानामा के चित्र लुट रहे थे और सब झपट झपट के ले गए। 61 ये ले गए, 25 ये ले गए, 15 अमेरिका संग्रहालय वाले ले गए और 6 चित्र भारत के संग्रहालयों में रखे हैं, मतलब भारत में सबसे ही कम रह गए। तो 2 चित्र कहाँ रखे हैं? भारत कला भवन वाराणसी में है, 2 चित्र मुंबई संग्रहालय में है, 1 चित्र हैदराबाद में है, 1 चित्र बड़ौदा में है। ये सारे आपको याद रखने होंगे, क्योंकि कई बार कहीं से दे सकता है मुंबई में कितने संग्रहित, वाराणसी में कितने संग्रहित, भारत में टोटल कितने, या वियना में कितने, या ऑस्ट्रिया में कितने। तो सब चीजें आपको टोटल ध्यान रखनी ही पड़ेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला ग्रंथ जो है अकबरनामा। अगला जो आता है अकबरनामा, अकबर काल का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ अकबरनामा। 1602 से 5 ईस्वी के मध्य इसका भी चित्रण हुआ। तो ये आपको याद रखना है, 1602 से 5 ईस्वी के मध्य। तो अकबरनामा 1602 से 5 ईस्वी तक इसका अंकन हुआ या चित्रण हुआ, इसका जो निर्माण हुआ 1602 ईस्वी से 5 तक। देखिए समय भी पूछ लिया जाता है। पिछली बार क्वेश्चन पहले तूतीनामा के चित्र और फिर तूतीनामा का पूछ लिया गया था कि कब इसका चित्रण हुआ है, तो सन भी याद रखना है। इसको 3 जिल्दों में बांटा गया है। अकबरनामा कितनी जिल्दों में बटा है? मतलब 3 प्रतियों में यह बटा हुआ है। मुख्यतः मुगल व दरबारी जीवन की झांकियों। अब क्वेश्चन आ जाए अकबर में क्या चित्रित है, तो मेनली मुगल राजाओं के दरबारी जीवन का अंकन है, दरबारी जीवन की झांकियां हैं। कहीं अकबर का दरबार लगाए हुए चित्र है, कहीं अकबर
किसी को सजा सुना रहा है या किसी को कोई दान दे रहा है, यही सारा चित्रण कहाँ मिलता है? तो अकबरनामा में मिलता है। लेखक कौन था अकबरनामा का? तो अबुल फजल। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि भाई अकबरनामा है, अकबर के समय का है, तो लेखक भी पूछ सकते हैं। चित्रकार कौन था? तो केशु जो था अकबर काल का, जो अकबरनामा का चित्रकार था। इसके चित्रों का संग्रह कहाँ है? तो याद रखना, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में अकबरनामा का संग्रह मिलता है। प्रमुख चित्रों की बात करें तो 117 चित्र यहाँ पर प्राप्त होते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट चित्र सलीम का जन्म है, जिसका चित्रकार कौन है? बसावन है। ठीक है, सलीम का जन्म चित्र का चित्रकार कौन है? तो बसावन है। अगला, रणथंभौर किले की घेराबंदी, यह भी अकबर के काल से संबंधित है, यह भी चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चित्र आपको याद रखने, कहाँ है? अकबरनामा में है। ठीक है, अगला जो ग्रंथ है वो है तूतीनामा, जिसमें 103 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 103 चित्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पिछली बार पूछा जा चुका है, तो ये मत भूलना कि किसी भी ग्रंथ के चित्रों को याद करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका चित्रण समय क्या रहा? तो 1560 से 68 ईस्वी के मध्य ये चित्रित हुआ। 1560 में आरंभ होता है, 68 में पूर्ण हो जाता है, तो 68 इस बार सही कराया गया था। इसमें है क्या? तूती ना, जैसे सुनते हैं तो तूतू मैं मत समझ लेना, इसमें तोते का प्रेमालाप है। ठीक है, तोते की प्रेम कहानी को किसमें अंकित किया गया है? तो तूतीनामा में अंकित किया गया है। चित्र संग्रहालय कहाँ है? तो चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में इसको संग्रहित किया गया है। और सबसे पहले परिप्रेक्ष्य का प्रयोग जिसमें हुआ है तो वो आपका तूतीनामा है। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। फिर आता है तारीख ए खानदान ए तैमूरिया, तैमूर वंश का इतिहास। यहाँ वंश लिखा है, मैं बता दूं, तैमूर वंश का इतिहास। ठीक है, किसका? तैमूर वंश का इतिहास है ये। 132 चित्र हैं इसमें। तारीख ए खानदान ए तैमूरिया में कितने चित्र हैं? 132 चित्र प्राप्त हुए हैं। और इसका संग्रहालय कहाँ है? तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में ये संग्रहित है। ये भी आपको याद रखना है। इसको ले गए पटना वाले। तारीख ए खानदान ए तैमूरिया मतलब तैमूर वंश का इतिहास कौन ले गया? तो पटना वाले ले गए, मतलब ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में ये संग्रहित है। फिर आता है शाहनामा, जिसको फिरदौसी ने लिखा है, और चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। ये बेट्टी लिखा है, बेट्टी है। ठीक है, चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में आपका शाहनामा ग्रंथ संग्रहित है। अगला है दरबार नामा, जिसमें जामी कवि की कविताओं का संग्रह। जामी कौन थे? एक कवि थे, इनकी कविताओं का संग्रह किसमें है? दरबार नामा में है। ऐसे कह सकते हैं कि अकबर के दरबार में बैठ के वो कविताएं सुनाते होंगे और उनका चित्रण बसावन, कामा, मिस्किन और घूरा करते होंगे। तो चित्रकार कौन कौन है दरबार नामा का? बसावन, काम्हा या कान्हा, मिस्कीन और भूरा, ये सब इसके दरबार नामा के चित्रकार हैं। चित्र संग्रह कहाँ है? तो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में ये चित्र संग्रहित है। ठीक है, कहाँ संग्रहित है? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। अगला जो ग्रंथ है बाकियाते बाबरी, ये तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद है। किसका? तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद है, जिसमें 5 चित्र मिलते हैं। उपलब्ध 5 चित्र हैं। ठीक है, और इसका अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद किया है। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार में ही थे, वो कवि भी थे। आप लोगों को रहीम के दोहे तो याद होंगे, ये वही वाले रहीम है। अगला आता है दीवाने हाफिज, 1619 में इसका चित्रण हुआ है। और इसका लेखक कौन है? तो हाफिज सीरा जी ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? हाफिज सीरा जी ने लिखा है। इसमें बड़ी बड़ी समस्याओं का हल शायरी में है। इसमें एक कहानी दी गई है कि एक राजकुमारी का हार खो जाता है, तो वो हार खो ढूंढने के लिए इस दीवाने हाफिज को खोजती है, मतलब खोलती है, तो उसके पड़ोस में एक दासी जो होती है वो मोमबत्ती लिए खड़ी होती है। तो उसमें वो पहेली, वो शायरी निकलती है कि ऐसा चोर जो खुद ही उजाला दिखाए। तो मतलब पता चल जाता है कि जिसके हाथ में लैंप है वही चोर है। तो ऐसे करके शायरियां दी रखी हैं इसमें, और उनका समस्याओं का हल शायरी में दे रखा है। इसका संग्रह दो जगहों पर है, एक तो लंदन, दूसरा डबलिन। तो एक एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद आता है खमसा निजामी, 1596 से 97 तक इसका चित्रण हुआ। और इसका चित्रण, खमसा निजामी का चित्रण जो है 1596 से 97 ईस्वी के मध्य हुआ। इसमें क्या है? लैला मजनू की कहानियां हैं, वही जिनको अब्दुल समद सीरा जी ने
चित्रित किया है मीर सैयद अली जुदाई ने, मीर सैयद अली जुदाई ने चित्रित किया है। वही लैला मजनू की कहानियों का अंकन किसमें है, खमसा निजामी में है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इसका भी चित्रण उन्होंने किया। संग्रह कहाँ है, तो ये लंदन में लैला मजनू संग्रहित है। ठीक है, मतलब खमसा निजामी कहाँ संग्रहित है, लंदन में संग्रहित है। अगला आता है बाबरनामा। 1598 से 1600 ईस्वी के मध्य इसका चित्रण हुआ है। कितना, 1598 से 1600 ईस्वी के मध्य बाबरनामा का चित्रण हुआ है। इसमें कितने चित्र हैं, इसमें 2 चित्रों का मिलता है, एक तो 144 का मिलता है, दूसरा 103 का मिलता है। मोस्टली 103 माने जाते हैं, तो याद रखना। इसका चित्रकार कौन है, खेमकरन इसका चित्रकार है। और अनुवाद किसने किया, तो खान खाना मतलब अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा का भी अनुवाद किया है। अगला जो ग्रंथ है आपका मुल्त ख्वाब उल तवारीख। मुल्त ख्वाब उल तवारीख मतलब आर्यों का इतिहास। क्वेश्चन आ जाए कि आर्यों का इतिहास किस पुस्तक में है, तो याद रखना मुल्त ख्वाब उल तवारीख नामक ग्रंथ में आर्यों का इतिहास है। जिसका लेखक कौन है, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका लेखन कार्य किया है। और यहाँ 7 लिखना, वैसे ही लिखा है। अगला एक ग्रंथ है तारीख अल्फी। ये भी आपका अलग ग्रंथ है, यहाँ याद रखना, ये इसके साथ लिख गया है, लेकिन तारीख अल्फी एक अलग ग्रंथ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है जामिउल तवारीख। जामी उल तवारीख इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, जामी युत तवारीख है, उल तवारीख नहीं है, जो कि मंगोलों का इतिहास है। मंगोल शासकों का इतिहास किस नाम से लिखा गया है, तो जामी युत तवारीख से लिखा गया, जो 1598 में इसका भी चित्रण करवाया किसने, अकबर ने। बहुत उदार था भाई, सबके धर्मों का, सबके ग्रंथों का चित्रण करवाता था अकबर। लेखक कौन है, मुल्ला दाऊद। इसका लेखक कौन है, मुल्ला दाऊद इसका लेखक है। किसका, आपके जामी युत तवारीख का। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला है रज्मनामा। रज्मनामा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये 1588 में राजा के सामने पेश किया गया था, और आई थिंक 1582 में इसका चित्रण पूर्ण हो गया था। ठीक है, 82 में इसका चित्रण हो जाता है, 88 में अकबर के सामने पेश किया जाता है। और ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो महाभारत का फारसी अनुवाद है। उसको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन चित्रों को देखकर समझना, इतिहास को जानना उसकी एक रुचि थी अकबर की। और यही कारण है कि उसके समय में बहुत ज्यादा ग्रंथों का चित्रण हुआ, बहुत ज्यादा ग्रंथों का अनुवाद हुआ, और वो सुनता था इनको। तो रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। इसका अनुवादक कौन था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी। यहाँ पर शॉर्ट में मैंने लिख दिया बदायूनी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी था। इसको युद्धों की पुस्तक भी कहते हैं, क्योंकि महाभारत पूरा युद्ध ही पर स्थित है। महाभारत का जो 18 दिन युद्ध चला था, उसी पर पूरा महाभारत का वो अंकित है। ठीक है, पूरी महाभारत ही उसी पर रचित है। चित्र क्या है, 169 चित्र हैं, लेकिन एक विद्वान हुए T.H. हिंदले, इन्होंने नहीं माना 169 चित्र, ये बोले 148 ही चित्र हैं। तो T.H. हिंदले के अनुसार कितने हैं, 148 चित्र हैं, आपको याद रखने हैं। अगला आता है रज्मनामा में सर्वाधिक चित्र किसने बनाए, तो दसवंत भाई, आपने देखा था ना, 24 चित्र मिले थे आपके दसवंत के, है ना, जिनमें से 10 पर तो दसवंत के हस्ताक्षर भी थे। सबसे ज्यादा किसने बनाए, तो दसवंत ने बनाए। रज्मनामा में कितने चित्रकारों ने चित्रण कार्य किया, तो 50 चित्रकारों ने चित्रण कार्य किया। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संग्रह कहाँ है, तो सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर में रज्मनामा का चित्रण संग्रहित है। इसकी दूसरी प्रति कहाँ है, तो ब्रिटिश संग्रहालय में है, और ब्रिटिश संग्रहालय एंड लाइब्रेरी लंदन में इसकी दूसरी प्रति रखी हुई है। तो ये रज्मनामा से संबंधित जानकारी थी, आपको याद रखनी है। कलिलाह दिमनाह, अगला जो है कलिलाह दिमनाह। बताइए आप लोग कमेंट में कि कलिलाह दिमनाह किसका फारसी अनुवाद है। कलिलाह दिमनाह जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है, याद रखना। ठीक है, रज्मनामा महाभारत का अनुवाद है, कलिलाह दिमनाह भी महाभारत का अनुवाद है। अनुवादक कौन था, तो रुगदी जो था इसका अनुवादक था। और ये संग्रहित कहाँ है, तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में इसका संग्रह है। अगला जो हमारा ग्रंथ है वो है रामायण। तो जब रामायण की बात करेंगे, रामायण का चित्रण किसने किया, बसावन ने किया है। किसने किया है, बसावन ने किया है। और अनुवाद किसने किया, तो बदायूनी, जिसका पूरा नाम क्या है, अब्दुल कादिर बदायूनी। संग्रह कहाँ है, यही सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर द्वितीय के संग्रहालय में यह भी संग्रहित है। तो 2 जो आपके हिंदू ग्रंथ हैं, इनका संग्रह कहाँ है, सवाई मानसिंह द्वितीय के संग्रहालय में ये संग्रहित। चलो,
अगला जो है अनवरे सुहेली, जो कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, 1598 में इसका चित्रण हुआ है। इसका अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने इसका अनुवाद किया। और इसमें कितने चित्र हैं? तो 64 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? तो 64 हैं। और शेष बचे हुए चित्र कितने हैं? तो 96 चित्र यहाँ पर शेष बचे हुए हैं। ठीक है, ये याद रखना। कहानियों का संग्रह कहाँ है? तो पुस्तक, इसका संग्रह कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में ये संग्रहित है। ठीक है, इनकी कहानियों का संग्रह कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी में इसका संग्रह है। और कहाँ? इसके अलावा लंदन में इसका संग्रह है। ठीक है, अगला है अयारे दानिश। अयारे दानिश पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, जिसका चित्रण कब हुआ? 1988 में हुआ है। इसका अनुवादक कौन है? मौलाना हुसैन फैज है। ठीक है, और संग्रहालय कहाँ है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। तो पंचतंत्र के दो अनुवाद हैं, एक तो अनवरी सुहेली, दूसरा अयारे दानिश, जो कि कहाँ संग्रहित है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। अगला है चंगेज नामा या जफरनामा। 1600 ईस्वी में इसका भी चित्रण हुआ है। ये ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। कुछ अन्य ग्रंथ जो फारसी भाषा में अनुवादित हैं, जिनमें रामायण व महाभारत, जिसका अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। भागवत पुराण का अनुवाद किसने किया? तो टोडरमल ने किया है। अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया? सर हिंदे ने किया है। अगला लीलावती, जो कि गणित का ग्रंथ है, इसका अनुवाद किसने किया? फैजी, जो अकबर के राजकवि थे। राज तरंगिणी, जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, इसका अनुवादक शाह मोहम्मद है। और पंचतंत्र का अनुवादक कौन है? अबुल फजल है। तो ये कुछ फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ है, इन्हें भी आपको याद रखना है। अब हम अकबर काल की विशेषताओं को देख लेते हैं। एक चश्म चेहरा है, एक चश्म चेहरा है। चटक रंग योजना, मतलब रंग योजना कैसी थी? तो चटकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। हाथ पैरों की मुद्राएं जो है काफी यथार्थ हैं, मतलब काफी हम कह सकते हैं रियलिस्टिक हैं। अकबर काल में ईरानी सपाट रंग योजना के स्थान पर रेखाओं द्वारा गोलाई दिखाने का प्रयास किया गया है। ईरान में सपाट रंग योजना थी, गोलाई नहीं दिखाई गई थी, लेकिन अकबर काल में दिखाई गई है। अधिकांश चित्रों को बनाने में 3 चित्रकार करते थे, जिनमें पहला क्या करता था? टिपाई मतलब रेखांकन करता था। दूसरा क्या करता था? गदकारी रंगमेजी करता था, या मतलब रंगांकन करता था। तीसरा क्या करता था? उन्मीलन या खुलाई करता था, जो कि अंतिम रेखांकन के नाम से हम जिसे जान सकते हैं। तो 3 चित्रकार, पहला क्या करता था? रेखा बनाता था, दूसरा उसमें रंग भरता था, और तीसरा क्या करता था? उसको फाइनल टच देता था। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। स्मरणीय तथ्य कुछ और अकबर के समय के देख लेते हैं। अकबर हिंदू चित्रकारों का प्रशंसक था। इसके दरबार में हिंदू चित्रकारों की संख्या अधिक थी, वो हमने देख ही लिया। हर ग्रंथ के अनुसार हिंदू चित्रकारों की संख्या अधिक थी। अकबर काल में भारतीय चित्रकार पट चित्रों व भित्ति चित्रों में माहिर थे। जो अकबर काल के भारतीय चित्रकार थे, वो भित्ति चित्र और पट चित्र बना लेते थे। भाई कारण क्या? हमारे यहाँ परंपरा ही यही चली आ रही थी, पट चित्रों की, भित्ति चित्रों की। तो यही कारण है कि उस समय जो चित्रकार थे, पट चित्र और भित्ति चित्रों में माहिर थे। अकबर के समय का चित्रण विषय पूछ लिया जाता है। कितने थे? तो 3 थे। एक ग्रंथ चित्रण, व्यक्ति चित्रण और दरबारी चित्रण। ठीक है, अकबर ने अलग से एक कला निकेतन की स्थापना की थी। कला निकेतन मतलब जानते हैं? जो हम कहें आर्ट गैलरी, या हम कहें जहां पर कला का ही पूरा काम होता था, जिसका अध्यक्ष कौन था? अब्दुल समद था। ठीक है, समुद नहीं, अब्दुल समद था। और ये क्या, अकबर यहाँ पर हर सप्ताह चित्रों का प्रदर्शन करवाता था। तो हम कह सकते हैं एक चित्रकला की प्रदर्शनी का स्थान, जहाँ पर अकबर ने हर हफ्ते कला के चित्रों को देखने का स्थान बना रखा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और देखें तो अकबर काल में ही सर्वप्रथम इतिहास लेखन की परंपरा अबुल फजल ने की। और किससे की? तो आईने अकबरी से प्रारंभ की थी, याद रखना। अब्दुल रहीम खानखाना प्रमुख साहित्यकार, किसके समय का? अकबर के समय का, जिसने अनेक भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया और साहित्यिक रचनाएं की। तो ये भी याद रखना। अबुल फजल ने क्या किया? आईने अकबरी से इतिहास लिखा। ठीक है, मुगल काल का इतिहास लेखन कहाँ से? अकबर के समय से हुआ। अकबर कालीन राजकवि कौन था? तो फैजी राजकवि था, अभी हमने बताया भी था। राजकीय लेखक या इतिहासकार कौन था? तो अबुल फजल था। अकबर काल का राजकीय लेखक या इतिहासकार कौन था? तो अबुल फजल था। कुरान का प्रथम अनुवाद अकबर काल में ही हुआ है। यहाँ पर एक प्रश्न पूछती हूँ आपसे कि ताजमहल के ऊपर किसकी कैलीग्राफी की गई है? बताना है, पशु पक्षियों की, कुरान की, या महाभारत की, या फिर बेलबूटों की। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अकबर के दरबार में कुल 36 गायक थे, जिनमें बाज बहादुर, यहाँ पर बाज बहादुर दे रखा है, और कई स्थानों पर हरिदास भी मिलता है। तो याद रखना, बाज बहादुर या हरिदास। काव्य की इन्होंने इससे कुछ सीखी थी, और बाकी हरिदास के ये शिष्य थे। तो
बाज बहादुर किसी से? तानसेन। ठीक है, यहाँ मैंने तानसेन के लिए बताया कि बाज बहादुर या हरिदास किसी से थे। इनको अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। किसको? कंठाभरण मतलब जिसके कंठ में बहुत ही सुंदर स्वर हो। वाणी विलास मतलब जिसके शब्दों में, वाणी में विलास हो, उल्लास हो, तो मतलब आपके कौन? तानसेन। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे था। बाद में इनका नाम क्या हो गया था? तानसेन हो गया था। अबुल फजल ने इनके विषय में लिखा है, तानसेन के विषय में, कि तानसेन के समान गायक पिछले 6000 वर्षों में कोई नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं कि तानसेन जब गीत गाते थे तो दीपक जल उठते थे। अन्य संगीतज्ञ कौन है? बाज बहादुर, गोपाल, हरिदास, सुजान, ये सब अकबर के समय के संगीतज्ञ हैं। रस खान, अमीर खुसरो, ये सब अकबर काल के संगीतज्ञ हैं। भक्ति मार्गीय कवि नरहरि दास, सुजान, रस खान, तुलसीदास, ये सब अकबर काल के हैं। ये भी आपको याद रखना है। तुलसीदास जो रामचरितमानस लिखते हैं, रस खान मानुस हो तो वही रस खान, ये भी आपके कहाँ के हैं? तो अकबर काल के हैं। भक्ति मार्गीय कवि जितने हैं सब अकबर काल के हैं। फिर आता है मलिक मोहम्मद जायसी, इसी शेरशाह सूरी के काल में था। शेरशाह सूरी इसी के समय में होता है, तो मलिक मोहम्मद जायसी किसके समय में था? शेरशाह सूरी के समय में था। मुगल काल में मुंशी को क्या कहते थे? कजवीनी कहते थे। अकबर ने चित्रकला की प्रशंसा में एक वाक्य आईने अकबरी में कहा है, लिखा नहीं है क्योंकि आईने अकबरी इसने लिखी नहीं है। तो क्या कहा है? चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का साधन चित्रकला है। मतलब वो कहता था कि चित्रकार जो है अपनी चित्रकला से ईश्वर को पहचान लेता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी इसके अलावा भी कुछ विशेषताएं रह गई हैं, तो अगली वीडियो जो आएगी आपकी जहांगीर काल की, उसमें शुरुआत में मैं अकबर काल की बची हुई विशेषताओं को बता दूंगी और उसके बाद हम आगे का शुरू करेंगे। फिलहाल अभी तो हम इतना ही बताते हैं। मुगल कालीन चित्रों में प्रयुक्त कागज कौन था? तो सियालकोटी कागज का प्रयोग होता था। अकबर ने कागज बनाने के लिए सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान में कागज बनाने का कारखाना लगाया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ लगाया था? पंजाब, पाकिस्तान में, जो कि सियालकोट में है। ये सियालकोटी कागज होता कैसा था? तो भूरा कागज। ये कागज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कागजों को याद रखना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले सियालकोटी जो कहाँ था, कहाँ का था? तो सियालकोटी कागज पंजाब में था, जो कि पाकिस्तान में है। तो पंजाब पाकिस्तान में सियालकोट में उन्होंने कारखाना लगाया, इसलिए इसको सियालकोटी कागज कहा गया था। ये कैसा था? भूरा कागज था। ये मुगल काल में कागज का निर्माण हुआ। अन्य कागजों में सनी कागज, ठीक था, सनी कागज, हरीरी कागज। सनी कागज जो था आपका सन से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? सनी कागज सन से बनाया जाता था। एक हरीरी कागज अलग था, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरा है हरीरी कागज। बासी कागज बांस से निर्मित किया जाता था, ये भी याद रखना। खताई कागज ये चीन में बनाया जाता था। खताई कागज जो था ये कहाँ बनाया जाता था? चीन में इसका निर्माण होता था। दौलतावादी कागज भी था। और गौनी कागज जो कि पीले रंग का होता था, ये तबरेज में बनाया जाता था, ठीक है। तबरेज से आता था, ये तबरेज में इसका निर्माण होता था। एक चीज और याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि सियालकोट में बनने वाले कागज को दक्षिण भारत में मुगली कागज कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि इसका निर्माण कौन करवा रहा था? मुगल शासक करवा रहा था, ठीक है। तो ये थी आज की जानकारी। इसके अलावा भी अभी कुछ बिंदु अकबर काल के जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उन्हें बता दूंगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा। क्लास के बीच में कहना अच्छा नहीं लगता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।